जो आपके पास में पैसा है, जितना भी है, सबके पास में अलग अलग होगा, जो भी आपकी सेविंग्स है। मान लेते हैं कि किसी के पास में 2 लाख है, किसी के पास में 5 लाख है, किसी के पास में 10 लाख है, किसी के पास में 1 करोड़ है। तो आप क्या चाहते हो कि वो 5 साल में, 10 साल में वो ऐड हुए या मल्टीप्लाई हो? अगर आप अपना पैसा किसी बैंक अकाउंट में रखते हो सेविंग्स में और वहां पे आपको 4% इंटरेस्ट मिलता है, तो वो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? नियर अबाउट 1.5 गुना। और अगर 7% ब्याज है तो डबल से थोड़ा सा कम। तो ये क्या हुआ? ऐड हुआ। लेकिन साथ साथ में ये जो पैसा आपका बढ़ा बैंक अकाउंट में, अगर आपने एफडी कराई, तो साथ साथ में इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गया ना। तो ना आपने कमाया ना आपने गंवाया, आप वहीं के वहीं हो। तो अगर 15% से आपका पैसा ग्रो करता है अगले 10 साल तक, तो कितना गुना हो जाएगा? नियर अबाउट 4 टाइम्स। अगर 20% से करता है तो नियर अबाउट 6 टाइम्स। और अगर 25% से करता है तो नियर अबाउट 9 टाइम्स। और अगर 30% से करता है तो नियर अबाउट 14 टाइम्स। तो आप देख रहे हो कि जो इंटरेस्ट है वो 5% से बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि यहां पे कंपाउंडिंग बीच में आ गई है, तो जो रिटर्न है वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखने में इतना बड़ा फर्क नहीं लगता है, 20% और 30%, लेकिन रिटर्न में कितने का फर्क आया? 20% पे आपका पैसा हुआ 6 गुना और 30% पे हुआ 14 गुना। इसको मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। दिस इज द वे टू मल्टीप्लाई योर मनी। जो मेरी पिछली वीडियो आई थी अभी कुछ दिन पहले, दैट वाज हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग, उसमें मैंने बात करी कंपाउंडिंग की, उसमें मैंने बात करी जो मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी है अभी कुछ टाइम पहले उसके बारे में। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो सब लोग ये क्यों नहीं करते हैं? और इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है? क्या म्यूचुअल फंड बेटर है या एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर पैसा लगाना बेटर है? कितने कहते हैं म्यूचुअल फंड बेटर है? म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है, हाँ, उसकी टैगलाइन भी है। आसान है। नहीं, आसान है टैगलाइन नहीं है, आसान है मेरी टैगलाइन है। म्यूचुअल फंड सही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, म्यूचुअल फंड सही है। और मैं क्या कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते हो और वो बिजनेस बहुत ही कमाल का है, जो आपको ऑलमोस्ट 100% श्योरिटी है कि वो बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, तो 30% रिटर्न जनरेट करना ईयर ऑन ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स वो बहुत मुश्किल नहीं है। बट अगर इसके बारे में आप जाकर के किसी से भी बात करोगे जो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को समझता है, तो वो क्या कहेगा कि ऐसा कभी मत करना, ये बहुत बड़ी गलती है। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये कहावत सुनी है सबने? और ये पूरी तरह से गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो आपके पैसे को एक स्टॉक में नहीं लगाता है, उसको डिवाइड कर देता है। ज्यादातर अगर आप फंड्स को देखोगे तो वो डिवाइड करके रखते हैं आपके पैसे को 30 से लेकर के 50 स्टॉक्स में। तो अगर मानो 50 स्टॉक में 2-2% लिया हुआ है, तो एक कंपनी अगर पूरी तरह से बंद भी हो गई, डूब भी गई, तब भी आपका जो पैसा है वो 100 रुपए से कितना कम हुआ? सिर्फ 2 रुपए। क्योंकि 2% की ओनरशिप थी उस स्टॉक में, वो जीरो हो गया स्टॉक प्राइस, तब भी आपको कितने का फर्क पड़ा? सिर्फ 2 रुपए का। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है। वो क्या है कि अगर ये जो 50 कंपनीज उस म्यूचुअल फंड ने ली हुई है, उसमें से एक कंपनी आने वाले 10 साल में 10 गुना हो गई, तो क्या आपका पैसा भी 10 गुना हो जाएगा? एवरेज आउट अगर आप करोगे तो रिटर्न आ जाती है 10% से लेकर के 20% के बीच में, मतलब एवरेज पकड़ लेते हैं 15%। बट अगर आप एक म्यूचुअल फंड से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करे और आपको रिटर्न दे दे 30% की, 40% की, 50% की, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसकी जो रिटर्न होती है वो इंडेक्स के आसपास होती है। कि अगर निफ्टी की रिटर्न आ रही है 12%, तो म्यूचुअल फंड ने दे दी 15%। अब उसमें भी अलग अलग फंड्स है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। किसी की रिटर्न है मान लो 10%, जो इंडेक्स से भी कम है, किसी की है 20%, जो इंडेक्स से भी ज्यादा है। और पास में जो हुआ वो फ्यूचर के लिए गारंटी नहीं है। आता है ना, जैसी कोई ऐड आती है आप सुनते होंगे, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स। वो बहुत जल्दी बोल जाते हैं, आप लोग सुनते नहीं हो ध्यान से, काम की बातें नहीं सुनते हो। तो हम कैसे एक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के केस में? पास में देखते हैं कि उसने कैसा परफॉर्म किया, उसके बेस पर डिसीजन लेते हैं कि ये फंड बेटर है और इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा प्लस है तो माइनस भी है। प्लस क्या है? रिस्क कम है। माइनस क्या है? रिटर्न्स लिमिटेड है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम रिस्क को किसी तरीके से मैनेज कर पाए और रिटर्न बढ़ जाए, उसमें कोई दिक्कत है?
तो रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं? अगर ये हमको आ जाए, ये हम सीख जाएं, तो हम अपने पैसे को ज्यादा अच्छे से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो डू यू वांट टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्टली अगर किसी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना हो, किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, तो क्या देखना होता है? जब भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फ्यूचर में देखना उसका कि कंपनी कैसे ग्रो करेगी। जैसे अभी ईवी व्हीकल्स का टाइम है, तो जितनी भी बैटरीज की कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है। और जैसे जो कंपनियां का जो भी और उसके पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं ईवी कार्स के, तो उनमें बेनिफिट है आगे। ये जो भी कह रहे हैं, अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल ऑन करोगे जहां पे बिजनेस के बारे में बातें होती हैं, वहां पे इसी तरह की बातें हो रही हैं, इसी तरह की स्टॉक रिकमेंडेशंस आ रही हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, उनकी आप बातें सुनोगे, वो भी यही बातें कर रहे हैं। ये मेरी थॉट प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। मतलब मेरे हिसाब से ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है ये प्रेडिक्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कल को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जहां पर कि हाइड्रोजन से गाड़ी चलने लग गई, तो ये सारी ईवी इंडस्ट्री का क्या होगा? बिजनेस में पैसा लगाने के दो तरीके होते हैं। एक कि आप ऐसे बिजनेस में पैसा लगाओ जो फ्यूचर में कुछ होने वाला है। दूसरा, किसी ऐसे बिजनेस में पैसा लगाओ जो सदियों से था, आज भी है और हजारों साल बाद भी रहने वाला है। यानी क्या? एक बैंक। तो जब भी बिजनेस को चूज करते हो कि किस बिजनेस में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है, स्पेशली अगर आप एक बहुत बड़ी बेट ले रहे हो, तो यू नीड टू बी 100% श्योर कि जो इंडस्ट्री है ये प्रूवन है, ये कहीं जाने वाली नहीं है। थोड़ा सा भी डाउट है तो आपको क्या करना होगा? या तो डाइवर्सिफाई करना होगा अगर खुद इन्वेस्ट कर रहे हो तो, या म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ। हम लोगों का क्या है, माइंड जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ऐसी बातें सुन करके, ऐसी कहानियां सुन करके कि देखो स्टॉक में पैसा लगा दोगे तो आने वाले टाइम में ये होने वाला है, तो ये हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है स्टॉक मार्केट में, मेरे पर्सपेक्टिव से अगर समझा जाए तो। आपको देखना है कि क्या ऐसा है जो नहीं बदलने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके मैं आपको अपने पैरामीटर्स बता रहा हूं। मेरे 100 से ऊपर पैरामीटर्स हैं। कई कंपनीज हैं वहां पे 100 में से 10 में टिक होता है, कहीं 50 में होता है, कहीं पे जा करके फाइनली एक ऐसा स्टॉक मेरे को मिला है जहां पे 99 पे टिक हो गया है। वहां पर मैंने बेट ली है। इसका मतलब क्या है? जहां पे रिस्क ऑलमोस्ट 0% हो लेकिन रिटर्न की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। अगर ऐसा हो गया तो बिना कुछ करे, अगर आप एक्चुअल में कुछ नहीं करना जानते हो तो, अगर करने का कीड़ा है और कुछ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब क्या कि आपने एक शेयर लिया, आज मानो 50 रुपए का लिया, वो कुछ महीने बाद 100 रुपए का हो गया, तो आपके अंदर कीड़ा होगा, थोड़ा सा बेच देता हूं कहीं नीचे ना आ जाए। तो जहां आपने कुछ किया वहीं गड़बड़ हो गई। उस वक्त आपको देखना होगा कि क्या 100 रुपए में भी वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। क्योंकि मानो 50 रुपए का वो 100 रुपए हुआ एक साल बाद, अरे तो बिजनेस भी तो बढ़ा है ना, उसके फंडामेंटल्स भी तो बेटर हुए हैं। इसको एंकरिंग बायस बोलते हैं अगर साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझोगे। मतलब क्या? जितने में आप खरीद लेते हो वही आपका बायस बन जाता है, वो एक एंकर बन जाता है। अब उससे ऊपर खरीदना आपको महंगा लगता है, बट जो नया आदमी आ रहा है पहली बार खरीदने के लिए, उसको महंगा नहीं लगेगा, वो उस वक्त उसकी वैल्यू देखेगा। तो यू मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू बाय मोर and not sell under any circumstances unless and until there is a big problem in that particular company. तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो सबसे पहला जो पैरामीटर है मेरा, वो मैंने क्या देखा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो ना बदले, जो कोई थॉट ना हो, कोई आइडिया ना हो, कोई कॉन्सेप्ट ना हो। इट शुड नॉट बी बेस्ड अपॉन होप, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, लिख करके दे सकते हो ऐसा हो जाएगा? नहीं, तो फिर छोड़ दो। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, और क्या देखना होता है? Management is also important. The management that is running that business or. जब आप मैनेजमेंट को देख रहे हो तो वहां पर क्या देखना जरूरी है? क्योंकि मैनेजमेंट तो कोई भी अच्छा दिखा सकता है। आपको क्या देखना है? कैप्टन ऑफ द शिप कौन है? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला है। हम इसको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब मेरी वीडियो अपलोड हुई अभी कुछ दिन पहले, हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो वहां पे जाकर के आप कमेंट्स देखो, हर किसी का इसी में इंटरेस्ट है कि बैंक कौन सा है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि मेरी साइकी क्या है। वो अगर सीधा जाकर के देखें कि जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, उसमें कौन ऐसा सीईओ है जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही कमाल का है, जिसने बहुत छोटे लेवल से शुरू किया और कुछ बहुत बड़ा बना दिया। तो अब जब वो एक बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा है
तो उसके लिए कुछ बड़ा बनाना बहुत आसान है, क्योंकि अब उसके पास में रिसोर्सेज हैं। या ये कहो जब उस सीईओ के पास में कुछ भी नहीं था तब भी उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट कर दिया। व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, डोंट लुक एट द मैनेजमेंट, लुक एट द सीईओ, कैप्टन ऑफ द शिप। मतलब अगर आप में से कोई आता है मेरे पास में और बोलता है कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं और मेरा ये प्लान है, वो प्लान है, वो प्लान है, तो मुझे किसके बेस पे पैसा लगाना चाहिए? प्लान के बेस पे। मैं क्या देखूंगा वहां पे? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उस इंसान को, मतलब जो एक इंसान टॉप पे बैठा है उसका पोटेंशियल क्या है वो देखना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री को देखो स्टॉक मार्केट की, वो कंपनीज जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा गंवाया है उसके पीछे जो रीजन था वो था मैनेजमेंट, और जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है उसके पीछे भी जो रीजन है वो है मैनेजमेंट। अगर जो कैप्टन ऑफ द शिप है यानी जो सीईओ है उसमें दम है तो ऐसा सेक्टर जहां पे इतनी ग्रोथ नहीं भी आ रही है वो वहां पे भी ग्रोथ निकाल लेगा। और अगर वो जो सीईओ है उसमें दम नहीं है तो उसको एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेक्टर में ले आकर के बिठा दो, वो एक सेफ गेम खेलेगा, वो अपने आप को बचा करके चलेगा। और अगर ऐसी ही ग्रोथ चाहिए, यानी अगर आपको 15% ही चाहिए, तो उसके लिए तो म्यूचुअल फंड बेटर है ना। उसके लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? अरे जब इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो तो रिवॉर्ड भी तो बड़ा होना चाहिए। मेक सेंस? तो ये है नंबर 2, दैट इज व्हाट सीईओ ऑफ द कंपनी। उसको देखो, उसकी कहानी को पढ़ो। इट मस्ट बी सच कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि ये इंसान कोई भी गड़बड़ नहीं करने वाला है किसी भी तरीके की, क्योंकि अगर वो इंसान चाहे तो वो कर सकता है गड़बड़। पास में करी है बहुत लोगों ने, उसमें से बहुत सारे आज जेल में भी हैं। आप हंस रहे हो, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत पैसा गंवाया है ऐसे स्टॉक्स के चक्कर में। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर दिया। उन्होंने ये देखा कि अच्छा ये स्टॉक ग्रो कर रहा है, इसकी बैलेंस शीट ग्रो कर रही है, इसका पीएनएल ग्रो कर रहा है, इसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, इसकी रेवेन्यू ग्रो कर रही है। अरे ये तो देखो वो ग्रोथ आ कहां से रही है। अगर एक बैंक की बात करी जाए तो हो सकता है वो ऐसे लोगों को लोन्स दे रहा है जहां पे पता है वापस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलूं, जो भी अभी मैंने कहा है कि वो पर्सन ऐसा होना चाहिए जो टॉप पर बैठा है, जिस पर आप ट्रस्ट कर सको। बेस्ड अपॉन व्हाट? नॉट बेस्ड अपॉन योर गट फील, बेस्ड अपॉन हिज और हर पास्ट रिकॉर्ड। ट्रस्ट दोनों तरीके से, एक वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, दूसरा उसमें पोटेंशियल है कुछ बड़ा क्रिएट करने का। दोनों जरूरी है। और बताओ और क्या देखना होता है? सर मतलब किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने में हम लोग ये भी देखते हैं कि वो फ्यूचर एडॉप्टेशन को कैसे वो करते हैं। जैसे मार्केट में कोई नया कंपटीशन चल रहा है तो उसको वो मतलब कंपटीशन में लाने के लिए अपने आप को कैसे वो अपडेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर आपको पैसा निकालना है या पैसा जमा कराना है तो आप जाओगे बैंक में, वहाँ पे पासबुक में एंट्री होगी, लाइनों में लगोगे। क्या अब ये सब होता है? सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है। तो बैंक को ज़्यादा ब्रांचेस खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसको न्यू एज बैंक बोलते हैं। अब देखो, जैसे जैसे मैं आपको पैरामीटर्स बता रहा हूँ, ये जो ऑप्शंस है वो नैरो डाउन होते चले जा रहे हैं। मतलब मान लो 100 बैंक्स हैं, तो जैसे जैसे आप इन पैरामीटर्स को समझोगे तो आप 100 में से 20 पे आ जाओगे, फिर 10 पे आ जाओगे, फिर एंड में गिने चुने 4-5 रह जाएंगे। अब आपको दिमाग लगाना है कि उसमें से सबसे अच्छा कौन सा। जरूरी नहीं जिस पे मैंने बेट ली है उसी पे आपको लेनी है, क्योंकि वो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपको खुद देखना है। तो बैंक ऐसा होना चाहिए या बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो बदलते हुए वक्त के साथ अपने आप को बहुत तेजी से बदल रहा हो, या ये कह लो और जो बैंक है उससे तेजी से बदल रहा हो। तो दैट मस्ट बी अ न्यू एज बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात आपको बताता हूं, एक है बैंक जिसका की मार्केट कैप है मान लो 5 लाख करोड़, एक है बैंक जिसका मार्केट कैप है 5,000 करोड़, एक है जिसका है 50,000 करोड़। तीनों में से बेटर कौन सा है? ये आपने बोला 5 लाख करोड़। एक पर्टिकुलर साइज पे जाने के बाद में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, जल्दी से वो कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके छोटे से चेंज से भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है ओवरऑल बिजनेस के ऊपर। तो वो एक बड़े हाथी के जैसा हो गया जो बहुत तेज नहीं भाग सकता है, और जो बहुत छोटा है उसके पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी बैकिंग नहीं है कि वो बहुत तेज भाग सके। तो जब मैं बात कर रहा हूं इतनी बड़ी बेट लेने की, तो मैं ऐसे बैंक पे नहीं ले रहा हूं जो कि 5 लाख करोड़ है जिसकी मार्केट कैप, क्योंकि 5 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 5,000 करोड़ पे भी मैं बेट नहीं ले रहा हूं क्योंकि वहां पे रिस्क है। तो आई एम गोइंग विद 50,000 करोड़ के आसपास, क्योंकि 50,000 करोड़ से
5 लाख करोड़ पे पहुंचना अगले 10 साल में कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उस बैंक में दम है तो। अगर आप ध्यान से मेरी साइकी को समझोगे, मैं क्या कर रहा हूं, रिस्क को कम करता चला जा रहा हूं, लेकिन जो रिटर्न है उसको बचा करके रख रहा हूं। और ये समझ आ रहा है मैंने बैंक ही क्यों चूज किया। उसके पीछे कई रीजंस हैं। एक तो इसमें एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप में से कोई भी उठ करके चला जाए और बोले कि मेरे को बैंक खोलना है तो कोई भी खोल लेगा। मतलब बैंकिंग लाइसेंस मिलना इज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया, क्योंकि रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग है। तो एंट्री बैरियर आ गया। दूसरा, जो आरबीआई है उसकी जो रेगुलेशंस है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। इसलिए मैंने बैंक को चूज किया। जब सेफ्टी की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है, आपके माइंड में एक ही थॉट आता है, दैट इज एफडी। तो इट इज एज सेफ एज एफडी। हो सकता है जिस बैंक में मैंने इन्वेस्ट किया है, आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत पैसा उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बट कैसे पड़ा हुआ है? एज अ डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, या फिर आपने एफडी कराई हुई है उसी बैंक में। इज इट मेकिंग सम सेंस टू यू गाइस? मतलब समझ पा रहे हो ना मेरी थॉट प्रोसेस को? ये बहुत अलग है बाकी पूरी दुनिया में जो भी आप इधर उधर सुनते हो, देखते हो, उस थॉट प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। बिकॉज आई नेवर गो विद द नॉर्म। जो सब कर रहे होते हैं वो तो मैं कभी भी नहीं करता हूं। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है, बी फियरफुल व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट इज फियरफुल। व्हेन को हटा दो, वेयर लगा दो। मतलब जहां पर मार्केट बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, जैसे कि ईवी सेक्टर, वहां पे मैं बिल्कुल ही पेसिमिस्टिक हूं। और जहां पर मार्केट पेसिमिस्टिक है, यानी बैंकिंग में क्या होने वाला है, वहां पर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, क्योंकि अभी वैल्यूएशंस रीजनेबल लेवल पर है। और ये देखना होता है कि क्या वो बिजनेस अपने ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच चुका है या फिर अभी वहां पर पहुंचने की गुंजाइश है। तो कहां पैसा लगाना चाहिए? वो बिजनेस जो अभी पीक पर है अपनी परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अभी वो अपनी पीक से बहुत दूर है, लेकिन ये श्योरिटी है कि वो पहुंचेगा, बेस्ड अपॉन डेटा, बेस्ड अपॉन पिछले 1-2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। तो बैंक में बहुत सारी चीजें देखनी होती है जब बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है। क्या क्या देखना होता है? एक है प्राइस टू बुक रेशियो। मतलब एक बुक वैल्यू होती है कंपनी की, तो बुक वैल्यू पर शेयर होती है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखना होता है। वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब वो एक्सपेंसिव है। एक होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग पता है क्या होता है? पीई मल्टीपल। कितनों को पता है? हाथ ऊपर करो। बहुत कम को पता है। अब ये मैं समझाऊंगा नहीं क्या होता है, अब जा करके खुद पढ़ो, खुद सीखो, खुद समझो। अब वहां पर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन होना चाहिए। मतलब क्या? एक होती है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। ये सब रेशियोज होती हैं जो देखनी होती है एक बैंक की। मान लो किसी बैंक की है कॉस्ट टू इनकम रेशियो 50%। मतलब क्या? उसकी ब्रांचेस का रेंट है, सैलरीज हैं, उसके रनिंग एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग है, ये सारी कॉस्ट हो गई। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर उस बैंक की ऑलरेडी है मान लो 50%, तो क्या ऐसे बैंक में पैसा लगाना चाहिए या किसी ऐसे बैंक में जिसकी अभी कॉस्ट टू इनकम रेशियो बहुत हाई है, लेकिन फ्यूचर में आने वाले 2-3 साल में, 5 साल में, 10 साल में धीरे धीरे कम होने वाली है, यानी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है? ये बात कितनों को समझ आई है? हाथ ऊपर करो। जो बिजनेस होता है उसको वैल्यू किया जाता है बेस्ड अपॉन के आज उसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो क्या है, आज उसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो क्या है। तो अगर कोई ऐसा बैंक है जिसकी अर्निंग्स अभी कम है, कॉस्ट ज्यादा है, यानी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने की बहुत गुंजाइश है और फ्यूचर में ऑप्टिमाइज होने वाली है, यानी उसकी अर्निंग्स बढ़ने वाली है, लेकिन आज वो जो मिल रहा है वो आज के बेस पे मिल रहा है, आज जो उसकी अर्निंग्स है उसके बेस पे, और आज उसकी अर्निंग्स कम है क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है। फ्यूचर में उसकी कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम होगी, अर्निंग्स बढ़ेगी, तो क्या वो स्टॉक एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर जाएगा? और क्या क्या देखना होता है अगर एक बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो कि उसकी जो एनपीए रेशियो है वो क्या है। अब उसमें ग्रॉस एनपीए होता है और नेट एनपीए होता है, तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ होनी चाहिए। यानी क्या? क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखते हो तो वो नीचे की तरफ जानी चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि आपने बैंक से पैसा तो ले लिया, वापस नहीं किया, तो वो कहां चला जाता है? एनपीए में चला जाता है। तो एनपीए टाइम के साथ साथ कम होना चाहिए। जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। फोकस पर्सनल बैंकिंग पर होना चाहिए, होलसेल बैंकिंग पर नहीं। पास में जो बहुत सारे बैंक्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आए, वो क्यों आए? उन्होंने बड़े बड़े लोन उठा करके कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को दे दिए, तो जब वो बड़ी बड़ी कंपनीज फेल हो गई तो बैंक का बड़ा पैसा डूब गया। बट अगर वो बैंक बड़े लोन्स दे ही ना, छोटे छोटे लोन्स दे, तो अगर उन छोटे छोटे लोन्स में से कुछ पैसा डूब भी गया तो
जो इंपैक्ट है वो बहुत छोटा होगा, उसकी वजह से बैंक बंद नहीं होने वाला। छोटे लोन्स का मतलब क्या? 2 व्हीलर का लोन, 4 व्हीलर का लोन, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, इसको बोलते हैं पर्सनल लोन। और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को दिए जा रहे हैं उसको बोलते हैं होलसेल बैंकिंग या कॉर्पोरेट लोन्स। वहां पर बैंक की कमाई कम होती है, क्योंकि जब कोई बड़ी कंपनी लोन लेती है तो वो इंटरेस्ट रेट कम देती है। मानो उसको 10% पे लोन मिल जाएगा, बट जब आप लोन लेने जाओगे बैंक से तो आप इतनी कैलकुलेशन नहीं करोगे कि इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30%, 40% साल का। कोई और लोन लेने जा रहे हो छोटा सा, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, 25%, बट आप कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो, आप सीधा ईएमआई को देखते हो। आप इतना डेप्थ में नहीं जाते हो कि एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है। तो असली कमाई बैंक की वहां पर है। इसकी वजह से क्या होता है, बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ जाता है, इसको निम बोलते हैं। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा होना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी और चीजें हैं जो देखनी होती है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो देखनी होती है, जो लोग नहीं देखते हैं बैंकिंग में, वो ये है कि उस बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको कासा रेशियो बोलते हैं। कासा मतलब करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो, दैट शुड बी अराउंड 40%। मतलब क्या कि जो बैंक आगे पैसा दे रही है उसमें से 40% कासा रेशियो का मतलब क्या हुआ कि 40% तो उसके अपने करंट अकाउंट में और सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है। उस पर बैंक को कितना ब्याज देना है? करंट अकाउंट में ऑलमोस्ट 0%, सेविंग अकाउंट में 2-3%, 4%, एफडी में ज्यादा देना होता है 7%। तो जो टोटल डिपॉजिट्स हैं बैंक के, दैट मस्ट ग्रो एट अ वेरी गुड रेट। इनफैक्ट दैट मस्ट ग्रो एट अ फास्टर रेट देन जितनी की उसकी लोन बुक ग्रो कर रही है। अब ये पैरामीटर मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत लोग इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप किस बैंक में पैसा डिपॉजिट कराओगे? जिस पे ट्रस्ट होगा। तो बैंकिंग का दूसरा नाम ही ट्रस्ट है। जिस बैंक ने पब्लिक का ट्रस्ट जीत लिया वो बैंक जीत गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि इसका मतलब जो उस बैंक का मैनेजमेंट है, जो सीईओ है, वो कुछ बहुत ही कमाल का कर रहा है, उसकी जो ब्रांड रिकॉल है वो बहुत तगड़ी है। तो अगर ये सारे फैक्टर्स मुझे एक बैंक में दिख पा रहे हैं तो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि दैट इज अ मल्टी बैगर। मतलब क्या कि मरे से मरा वहां पर जो रिटर्न आने वाली है वो आने वाली है 25 से 30% के बीच में। इसका मतलब समझते हो, 26% पे आपका पैसा 10 गुना हो जाता है। अगर आज आपने 10 लाख रुपए लगाया तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 1 करोड़। तो अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा उसको मैं समअप कर देता हूं शॉर्ट में। अगर तो आप ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहते हो, यानी कि जो भी मैंने कहा उसको सुन करके बस फटाफट से एक्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज म्यूचुअल फंड। अब वहां पे एसआईपी करते रहो या अपना पैसा लगा दो और शांति से बैठ जाओ, और कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर है उसको अपना काम करने दो, उसको पता है वो क्या कर रहा है, वो ज्यादा अच्छे से करेगा। बट अगर आप बहुत डीप में जाकर के ये समझने को तैयार हो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, और अगेन जैसे मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसा क्या है जो नहीं बदलने वाला है, उसमें अगर आप ढूंढ सको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी को और आप में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी भी हो, तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेल्थ दैट यू कैन क्रिएट इन द नेक्स्ट 10 to 20 years.